हिस्ट्री में कंप्लीट रिवीजन की जो हमारी इंग्लिश वाली सीरीज़ की क्लासेस चल रही थी उसमें हमने अभी तक 5 लेक्चर किए हैं, ये हमारा 6 लेक्चर है। 5th लेक्चर में हम लोग वैदिक एरा कर रहे थे, उसके बीच में मैंने आपको छोड़ा था। मैंने यहाँ पे इस लाइन पे आया था, बोगस कोई इंस्क्रिप्शन जो कि एशिया माइनर या टर्की में है, एनाटोलिया प्लेटू में, वहाँ पे आपके 4 वैदिक गॉड्स का देखिए इंस्क्रिप्शन में उल्लेख है, इंद्र का, वरुण का, मित्र का और नस्त्यास का। इससे ये पता चलता है कि वैदिक एरा जो हमारे जहाँ के लोग थे उनका कहीं ना कहीं संपर्क जो है एशिया माइनर या टर्की तक था, जहाँ से यूरोप की शुरुआत हो जाती है, तो उतने दूर तक संपर्क था। यहाँ बता के मैंने छोड़ा था। अब 6 लेक्चर की शुरुआत जो है उसके नीचे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके पहले आपसे एक जो है अनुरोध है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, ये हमारा फ्री चैनल है, सारा मटेरियल फ्री है वहाँ पे। और इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप जो है इस नंबर या इस नंबर पे कॉल कर लें और सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़ जाएं। ट्विटर पे हमें फॉलो करने के लिए स्टडी फॉर सिविल्स को फॉलो करें। नेक्स्ट बात ये है, फैक्ट ये है कि ये आप लोगों को मोस्टली सबको पता होगा कि वेदों के अनुसार या आपके एंशियंट जो हिंदू स्क्रिप्चर के हिसाब से वेदों के अनुसार हिंदू ट्रेडिशन में लाइफ के जो हैं 4 स्टेजेस जो हैं रिकग्नाइज किए गए हैं, 4 स्टेजेस, और उसको जो 4 स्टेज हैं उसको आश्रम बोला जाता है। देखिए आश्रम कोई रहने की जगह नहीं है, ये लाइफ के 4 स्टेजेस को हम लोग वेदों में आश्रम बोल रहे हैं ह्यूमन लाइफ के। पहला जो होता है 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 26 से लेकर 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, उसके बाद 50 से लेकर 75 तक वानप्रस्थ आश्रम, और लास्ट वाला जो है संन्यास आश्रम, जिसमें माना जाता है कि आप 75 साल से 100 साल अगर जो, मतलब ये आइडिया लीजिए कि अगर आप 100 साल जियोगे तो आपको 4 पार्ट में डिवाइड करने हैं। ब्रह्मचर्य में आपको पढ़ाई वगैरह करनी है, शादी नहीं करनी। गृहस्थ में देखिए आपको शादी वगैरह करनी है, परिवार बढ़ाना है। वानप्रस्थ में आपको थोड़ी रिटायरमेंट लेनी है ना, रिटायरमेंट लेनी है, लेकिन आप घर पे रहोगे, लेकिन आप एक तरह से एनलाइटनमेंट या पूजा पाठ की तरफ बढ़ोगे, अध्यात्म की तरफ बढ़ोगे। और संन्यास में आपको पूरा आध्यात्मिक हो जाना है, घर वर छोड़ के जो है सन्यासी बन जाना है। ये 4 स्टेजेज आपके वेदों में बताए गए हैं। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपके एंशियंट इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें जो हैं, वंश आज भी यूज होता है, वंश एक पूरे लिनिएज के लिए, किसी फैमिली के लिए। गोत्र आपको पता है, एक गोत्र में शादी नहीं कराई जाती, बोला जाता है कि एक गोत्र के जो लोग हैं, अब कराने को कोई रोक नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ ट्रेडिशनल लोग मानते हैं कि एक गोत्र के जो लोग हैं वो उनका एक ही ऑरिजिन है, तो वो भाई बहन हो गए तो शादी कैसे कराएंगे। और कुल, ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके फैमिली सिस्टम से एसोसिएटेड हैं, ये आज भी यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके वैदिक टेक्स्ट में कोस यूज़ किया गया है, KOS, कोसा जो यूज़ किया गया है, वो ट्रेजरी के लिए यूज़ किया गया है। ये यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि एक ऐसा क्वेश्चन आया था, वहाँ पे 4 टर्म दे दिए और बोला कि इसमें से कौन सा ट्रेजरी के लिए, तो ट्रेजरी के लिए कोस आज भी यूज़ होता है, कोस, है ना। ऋग्वैदिक टर्म में गोत्र जो था उसका ये मीनिंग नहीं था जो आप निकाल रहे हो, फैमिली लिनिएज। ऋग्वैदिक टर्म में ये था मतलब गोत्र का कि जो काऊ की शेल्टर, जहाँ पे ढेर सारी काऊ गायें रहेंगी या हर्ड ऑफ काउज रहेंगी, उनको पूरे को मिला के चूँकि गो से है ना, तो गोत्र बोला गया है ना। मतलब कई लोगों की फैमिली की मिला के एक जहाँ जहाँ पे काऊ की शेल्टर बनाई हुई है उसको गोत्र बोलते थे। ऋग्वैदिक काल में काऊ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, वही वेल्थ होती थी। बाद में उसी का धीरे धीरे नाम चेंज करके फैमिली या लीनिएज या किन से एसोसिएट कर दिया गया, क्योंकि ये जो पूरा हर्ड होता था एक एनक्लोजर में मतलब घेर के रखते थे, तो लोग बोलते थे कि ये पूरी फैमिली का है, लिनिएज है, तो उसी से गोत्र, जो आज जो रिसेंट टर्म में आप देख रहे हो गोत्र, वो वैदिक टर्म में नहीं था। वैदिक काल में जो आपका गोत्र का मतलब था काउ शेल्टर, है ना, हर्ड ऑफ काउज जो एक जगह रखे हैं घेराबंदी करके। बाद में ये हो गया कि पूरी फैमिली की जो लिनिएज होती है उसको गोत्र बोलते हैं, समझ गए। और ये मीनिंग कब डेवलप हुआ लिनिएज का, ये आपके पोस्ट वैदिक पीरियड में हुआ। वैदिक पीरियड में गोत्र का मतलब बस काउ शेल्टर होता था। दूसरी बात आपको पहले ही बताया कि काऊ की या गाय की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, तो गाय को ये लोग एक ऐसी चीज़, एक वर्ड होता है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो किसी चीज़ को नहीं जिसको मारना है, नॉट वर्दी ऑफ किलिंग, जिसको नहीं मारना है, जिसकी हत्या नहीं करनी है, उसको अघन्य बोलते हैं। तो काऊ को, गाय को ये लोग अघन्य बोलते थे, क्योंकि गाय को बहुत पवित्र मानते थे, उसकी पूजा पाठ करते थे वैदिक पीरियड में। कैटल ब्रीडिंग जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी था, बहुत इंपॉर्टेंट। एक कैटल है, 2 कैटल है, उसे पूरा कैटल का खानदान बनाना है, गोत्र बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। आपको पहले ही बता दूं कि ऋग्वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर भी करते थे, पैस्टोरलिज्म भी करते थे। पैस्टोरलिज्म मतलब कैटल ब्रीडिंग, रेयरिंग, है ना, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो पैस्टोरलिज्म था। एग्रीकल्चर उसके हिसाब से कम इंपॉर्टेंट था। ऑल्सो वो लोग प्रे भी करते थे, यज्ञ भी करते थे इस तरह के, और मांगते थे उसमें भगवान से कि हमारे जो नंबर ऑफ कैटल हैं वो बढ़ा दो, क्योंकि पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कैटल पे डिपेंडेंट थी। ओके, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए। एक तो पहले ये बता दो कि काऊ जो था वो मीडियम में एक्सचेंज भी था, मतलब किसी को देखिए मतलब शादी वादी में भी दे दिया, काऊ दे दिया। अब किसी को मान लीजिए दान देना है ब्राह्मण को, अगर राजा जो है उस टाइम का जो ट्राइब का राजा होता था उसको राजन बोलते थे, तो राजन को मान लीजिए पुरोहित को कोई दान देना तो उसके बदले में काऊ दे देगा या निष्क दे देगा। निष्क माला हुई सोने की या चांदी की बनी हुई, तो ऐसी चीज़ें के लिए काऊ एक तरह का बार्टर सिस्टम का मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी हो गया। और कई ऐसे सूक्त मिले हैं ऋग्वेद में जिसको कि काऊ को
एक भगवान भी माना जा रहा है, देवी भी माना जा रहा है। अब नया जो यहाँ पे टर्म है रीता है, रीता इंग्लिश में लिखा हुआ, इसको रित बोलते हैं या रत भी बोलते हैं। ये क्या होता है? देखिए, दो चीज़ें हैं आपके एथिक्स के लिए जो आपके वेदों में जिनका उल्लेख है, एक तो है धर्म और दूसरा है रित। ये क्या है? देखिए, धर्म ये दोनों ऋग्वेद में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। धर्म क्या है? पहले तो ये बता दूं कि रित की जो देवी हैं वो उषा हैं। सुबह की जो पहली किरण होती है, आपको पता है कि वहाँ से डिसिप्लिन मेंटेन होता है सुबह की पहली किरण से, और सुबह की पहली किरण जो है उसको देवी बोलते हैं, ऋग्वेद में उसको उल्लेख है, उसको उषा बोलते हैं, है ना। तो यूजुअली धर्म सिग्निफाइज कॉस्मिक ऑर्डिनेंस, पूरे जो यूनिवर्स का कॉस्मिक एनर्जी है उसका जो ऑर्डर है कि कैसे वो मतलब अरेंज्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं धर्म, है ना। और उस धर्म को हमें अपहोल्ड करना होता है धर्मार्थ करके, मतलब सेंस ऑफ नेचुरल और डिवाइन लॉ, भगवान की जो कानून है और जो नेचर का कानून है, वो जो ऑर्डर है उसको हम लोग धर्म बोलेंगे। तो रित क्या होता है? रित देखिए उसी से क्लोजली एसोसिएटेड है, क्योंकि वो भी एक यूनिवर्सल हार्मनी से रिलेटेड है। पूरे यूनिवर्स की जो चीज़ें हैं वो माना जाता है कि आपस में एक हार्मनी में है, एक ऑर्डर में है, और सारी चीज़ें जो हैं अपनी जगह पे हैं जहाँ उनको होनी चाहिए। देख रहे हो आप, वर्ल्ड हैव ए प्रॉपर प्लेस एंड फंक्शन, हर चीज़ का कोई फंक्शन है। आपके सामने हवा है तो उसका वो हवा का प्रॉपर प्लेस है ना, कि वो लोअर एटमॉस्फेयर में रहेगी, और उस हवा में ऑक्सीजन है, वो उसका फंक्शन है। तो सारी चीज़ें जो है नेचुरली बनाई गई हैं, इसी को रीत बोलते हैं। आपने सुना भी होगा ना, जिंदगी की यही रीत है, प्यार के बाद ही जीत है, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो रित जो आज वर्ड सुन रहे हो उसी से ऑरिजिन हुआ है। रित का मतलब होता है एक नेचुरल ऑर्डर, एक यूनिवर्सल हार्मनी, और ये धर्म से मिलता जुलता है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर इज ऑफ वैदिक ऑरिजिन। ये जो रित वर्ड है वैदिक ऑरिजिन में है, धर्म भी वैदिक ऑरिजिन में है, दोनों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलेगा। और रित की जो देवी है कौन है? उषा है। रित हैज़ बीन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर लीगल थियरी। देख लो, इंडिया में जो लीगल थियरी है उसका भी जो बेसिस है वो रित है। पॉलिटिक्स का भी बेसिस रित है, फिलॉसफी का भी बेसिस रित है। गॉड वरुण वाज सपोज टू अपहोल्ड द रित और द नेचुरल ऑर्डर, दैट इज वाई ही इज कॉल्ड एज। देखिए, मैंने आपको देवी बताई उषा, है ना, क्योंकि सुबह की पहली किरण के साथ डिसिप्लिन आता है, एक नेचुरल ऑर्डर आता है। लेकिन जो इसके देवता हैं वो वरुण देवता हैं, क्योंकि वरुण देवता को पहले ही बताया कि एक नेचुरल ऑर्डर जो है, कॉस्मिक ऑर्डर जो है, उसको मेंटेन करते हैं, है ना। इसीलिए आप गॉड वरुण को या वरुण देवता को ऋतस्य गोपा भी कह सकते हो, क्योंकि वो ऋत को मेंटेन कर रहे हैं, तो ऋतस्य गोप भी कह सकते हो वरुण देवता को। नेक्स्ट ये क्वेश्चन उठता है कि जो वैदिक सोसाइटी थी, अर्ली वैदिक सोसाइटी, उसमें गवर्नेंस कैसे होता था, राजा कैसे बनते थे। देखिए, आज तक जितने प्रूफ मिले हैं, डिस्कशन हुआ, थोड़ा तो डिबेट है, लेकिन माना जाता है कि मोस्टली ये डिसेंडेंट मोनार्की था। राजा के पास अब्सोल्यूट पावर नहीं थी। राजा को कंट्रोल करने के लिए सभा और समिति होती थी। सभा में थोड़े नोबल मैन होते थे, वरिष्ठ लोग होते थे, और समिति में सारी पब्लिक होती थी। लेकिन कहीं कहीं ये भी मिलता है कि शायद इलेक्शन भी होता था, लेकिन उस पर डाउट है। तो इलेक्शन होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली जिसमें सारे लोग हैं वो करेंगे, तो समिति जो है इलेक्शन वगैरह में काम करती थी। लेकिन ओवरऑल सभा समिति का जो काम था वो राजा के पावर पे कंट्रोल करना था। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, फंडामेंटल राइट होता है स्टेट पे कंट्रोल करने के लिए, उस टाइम पे सभा और समिति जो थी वो राजा पे कंट्रोल करती थी। लेकिन मोस्टली राजा तो था वो डिसेंडेंट मोनार्की होता था। इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत कन्फ्यूजन है, प्रोबेबली इलेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं था, ऐसा माना जाता है। तो दूसरी बात, राजा की ऑटोक्रेसी नहीं होती थी। इनफैक्ट जो लैंड वगैरह भी होता था ना, उस पर राजा का कंट्रोल होता था, लेकिन वो राजा के नाम पे या कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आपके वैदिक टाइम पे आपको नहीं मिलेगा। वही बताया है कि सभा वाज द असेंबली ऑफ द लर्न्ड, मतलब नोबलमैन बताया ना आपको, वरिष्ठ लोग एंड एलीट वंस, ओके। और समिति जो थी उसमें सारे लोग होते थे, कॉमन पीपल होते थे। याद भी रह जाएगा, सभा में आप देखिए भा लगा हुआ है ना, भा लगा हुआ था, भैया याद रख लीजिए, बड़े भैया आपके, वो क्योंकि लर्न्ड हैं, नोबल हैं, एलीट हैं। और समिति में जो है आप रहेंगे कॉमन पीपल के लिए। डिस्टिंक्शन बिटवीन सभा एंड समिति कैन नॉट बी मेड आउट विथ प्रेसिजन। देखिए, सारी चीज़ जो है बाद में, उस टाइम पे तो स्क्रिप्ट था भी नहीं, बाद में संकलन किया गया, तो उसे जितना पता चलता है नहीं पता चलता, उसमें कन्फ्यूजन है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी नहीं है, जो है वो वेद ही हैं। तो वेदों में अब कई चीज़ों पर डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है, तो सभा समिति में पूरा क्लियर नहीं होता है। लेकिन यही है कि अथर्ववेद को आप जब पढ़ेंगे तो सभा और समिति को कम से कम 4 बार वहाँ पे मेंशन किया गया और बोला कि प्रजापति की 2 बेटियाँ जो हैं वो सभा और समिति हैं। प्रजापति मतलब पूरा जो शासन है उसकी बात हो रही है, उसकी 2 बेटियाँ जो हैं वो सभा और समिति हैं, जो उस पर राजा के ऑटोक्रेसी पे कंट्रोल लगा के रखेंगी। अब चलिए कुछ टर्म देख लेते हैं। पुरोहित का काम आपको पता ही है, किंग को एडवाइस करना, है ना, पूजा पाठ कराना और सुझाव देना, किंग की बड़ाई भी करना, ये सारी चीज़ें पुरोहित करेगा। सेनानी, हेड ऑफ द आर्मी, आज भी यही टर्म है, सेनापति, सेनानी। ग्रामीण, ग्रामीण देखिए वहाँ का जो विलेज था वैदिक टाइम में उसको ग्राम बोल रहे हैं, और उसके पूरे का जो हेड होगा उसको ग्रामीणी बोलते हैं या ग्रामीण बोलते हैं, दोनों टर्म चलेंगे। ग्रामीणी बोलते हैं, पूरे जो विलेज को हेड करेगा। तो महिषी कौन है? महिषी कौन है? महिषी जो
किंग है उसकी जो पत्नी है उसको महिषी बोलते हैं। और आपको पता ही होगा ये चीज़ कि आपकी जो मूवी आई थी एक रिसेंटली साउथ इंडिया वाली जिसमें बहुत ज़्यादा फाइटिंग वगैरह थी, बाहुबली, वहाँ भी ये महिषी टर्म वगैरह यूज़ किया गया। तो किंग की जो पत्नी है उसको महिषी बोलेंगे। सूत कौन था? चैरियोट की जो आर्मी था उसको उसका हेड, इसीलिए हम लोग जो है सूतपुत्र बोलते हैं ना, कर्ण को सूतपुत्र बोलते हैं क्योंकि वो चैरियोट आर्मी का जो हेड था उसका बेटा था। तो सूत मतलब हेड ऑफ द चैरियोट आर्मी, चैरियोट मतलब घोड़ा लगा हुआ जो आपका। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? संग्रहिता। संग्रहिता जो कौन होगा? जो संग्रहण करेगा। किस चीज़ का संग्रहण? पैसों का, कोष का। कोष मतलब ट्रेजरी है ना, तो जो कोष का संग्रहण करेगा उसको संग्रहिता बोलेंगे, वो ट्रेजरर हो गया। नेक्स्ट है भागदूत। भागदूत कौन है? टैक्स कलेक्टर। देखिए भाग, भाग का मतलब एक हो ना पार्ट ले लेना, तो वही टैक्स की बात हो रही, तो भागदूत मतलब टैक्स का कलेक्शन करने वाला। मैसेंजर को क्या बोलेंगे? पलागल। मैसेंजर को बोलेंगे पलागल, याद रखिएगा, इसका कोई नेमोनिक तो बन नहीं रहा मेरे दिमाग में। एक जगह से दूसरी जगह दूत जो मैसेज लेके जाएगा, उस मैसेज लेने वाले दूत को, मैसेंजर को पलागल बोलते थे वैदिक टाइम पे। नेक्स्ट है चत्ता, कीपर ऑफ किंग्स हाउस होल्ड। किंग के जो मतलब उसके जो पैलेस है, मल्टी पिलर्ड हाउस होता था, उसमें कई तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। ऐसे तो बहुत अमीर नहीं होता था किंग, लेकिन कई तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको पूरे को जो संभालेगा हाउस होल्ड को, उसको बोल सकते हो छत्ता बोल सकते हो ना, छत्ता। अब आपको पता है कि हिंदुइज्म में बच्चों से लेके मृत्यु तक के कई तरह के संस्कार होते हैं। तो वैदिक टाइम पे देखिए देयर आर टोटल 16 संस्कार दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड। आपके वेदों में 16 तरह के संस्कार बताए गए हैं। उसमें से 3 जो हैं देखिए परफॉर्म बिफोर बर्थ, जन्म लेने के पहले ही जब गर्भवती हो गई महिला तो 3 संस्कार तो उसी टाइम पे कर दिए जाएंगे। 12 जो होंगे, 12 जो होंगे लाइफ लॉन्ग होंगे, और एक संस्कार जो है वो आपके दाह संस्कार के बाद मतलब आफ्टर डेथ होगा। इट सीम्स दैट उपनयन संस्कार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली परफॉर्म बिसाइड्स द वेडिंग सेरेमनी एंड रिचुअल आफ्टर डेथ। तो 3 संस्कार उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उपनयन संस्कार। वो देखिए उपनयन संस्कार क्या होता है। उपनयन संस्कार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 10वां संस्कार है। इसका मतलब ये होता है कि जो दीक्षा लेता है बच्चा, जो दीक्षा लेगा अपने गुरु से और उसके बाद उसके गुरु बन जाएंगे, तो शिष्य वो हो गया, गुरु बन गए उसके, तो ये जो संपर्क बनेगा दोनों के बीच में दीक्षा लेने का, वही जो संस्कार होता है उपनयन संस्कार कहलाता है। बाकी जो वेडिंग सेरेमनी का संस्कार है और जो रिचुअल्स आपके डेथ के बाद ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट हैं। अब 16 जो संस्कार हैं वो सुन लीजिए एक बार। पहला है गर्भधान, मतलब कॉन्सेप्शन। जैसे ही मतलब फर्टिलिटी हुई तो कंसेप्शन हुई, तो सबसे पहला संस्कार तो वही हो गया गर्भधान, मतलब गर्भधारण करना। फीटस का प्रोटेक्शन, अब वो 9 महीने पेट में है तो उसका प्रोटेक्शन होना है, तो उसको बोलते हैं पुंसवना, पुंसवन। ओके, अब जैसे भी प्रोनाउंस करें, अब आपकी मर्जी है, आपको तो लिखना है, ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है। संस्कृत का वर्ड है, शायद मैं भी नहीं जानता। पुंसवन, पुंसवन का मतलब है तो फीटस का प्रोटेक्शन, जो गर्भधारण महिला की हुई है उसको ध्यान रखनी पड़ेगी, केयर रखनी पड़ेगी कि बच्चा जो है सुरक्षित रहे, तो उसी को बोलेंगे पुंसवन। तीसरा है सेटिस्फाइंग द क्रेविंग्स ऑफ द प्रेग्नेंट वीमन। आपको पता है कि प्रेग्नेंट मदर जो होती है उसकी कई तरह की क्रेविंग्स होने लगती हैं, ये खाना है वो खाना है, कुछ लोग मिट्टी खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको सेटिस्फाई करना, उसके जो क्रेविंग्स है उसको सेटिस्फाई करना, ये भी देखिए संस्कार में कितनी अच्छी बात है। उसका नाम है सीमांतोन्नयन, सीमांतोन्नयन, ठीक है। मतलब सीमा को क्रॉस मत करिए क्रेविंग्स में, तो सीमांतोन्नयन। खैर, जब चाइल्ड बर्थ होगा तो उसको बोलेंगे जातकर्म, और जब नेमिंग की जाएगी चाइल्ड की तो वो तो देखिए सिंपल है, नामकरण। अच्छा, निष्क्रमण क्या है? निष्क्रमण होता है टेकिंग द चाइल्ड आउटडोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो बच्चा घर से बाहर जाएगा तो उसको निष्क्रमण बोलेंगे। और अन्नप्राशन आज भी चलता है, गिविंग सॉलिड फूड टू द चाइल्ड। पहले 6 महीने तो माँ का दूध पिलाना आपको पता है ना, उसके बाद सबसे पहला जो अन्न दिया जाएगा, सॉलिड फूड दिया जाएगा, उसको अन्नप्राशन बोलेंगे। हेयर कटिंग जो होती है, मुंडन जो होती है, आपके पता ही है इलाहाबाद के घाट पे बहुत ज़्यादा होता है, मुंडन जो हो गई वो हेयर कटिंग हो गई। तो उसके बाद आता है क्या? कर्णवेद, है ना, कान में छेद करना, ईयर पियर्सिंग। उपनयन वही बताया, सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी, वहीं दीक्षा लिया तो एक सैक्रेड थ्रेड पहना दिया बच्चे को। नेक्स्ट है वेदारंभ, वेदारंभ मतलब वेदों का आरंभ, वेदों की स्टडी आरंभ कर देना। नेक्स्ट है समवर्तन, समवर्तन मतलब रिटर्निंग होम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन। देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। उपनयन किया तो दीक्षा वगैरह की स्टार्टिंग हो गई, फिर वेदों की स्टडी करने गए तो वेदारंभ हो गया, फिर वहाँ से कंप्लीशन कर लिया एजुकेशन का, गृहस्थ आश्रम में आए तो उसको बोलेंगे समवर्तन। फिर विवाह, मैरिज, वेरी सिंपल, विवाह संस्कार। फिर है रेनेंसिएशन, है ना, वानप्रस्थ आश्रम में जाना है तो उसको वानप्रस्थ बोल दिया, सिंपल। फिर संन्यास लेना है तो संन्यास भी एक संस्कार है, रेनेंसिएशन। और लास्ट में जब इंसान की डेथ हो जाएगी तो क्रिमेशन होगा, दाह संस्कार, तो वो होता है अंत्येष्टि। ये तो आप जानते हो अंत्येष्टि। वेदों में चारों डायरेक्शन में, उसके अलावा देखिए 1, 2, 3, 4, 5 डायरेक्शन में कह लीजिए, सबके अलग अलग सम्राट बताए गए हैं, किंग बताए गए हैं। तो आप ये ऐसे रेक्टेंगल बना दीजिए, है ना।
और देखिए कि यहाँ पे जो ईस्ट के जो राजा होंगे उसको हम लोग सम्राट बोलेंगे, तो वन जो हो गया सम्राट हो गया है ना। वेस्ट का बोलेंगे स्वराट, ठीक है। जो नॉर्थ में होगा उसको बोलेंगे विराट, और जो साउथ में होगा उसको बोलेंगे भोज, और जो सेंटर में होगा राजा उसको बोलेंगे राजा, ठीक है। 5 डायरेक्शन याद रख लीजिए। ईस्ट में यहाँ पे 1 नंबर पे देखिए, मैं दिखा रहा हूँ ऐसे, 1 नंबर पे क्या हुआ सम्राट, यहाँ वेस्ट में क्या हुआ स्वराट, नॉर्थ में क्या हुआ विराट, साउथ में क्या हुआ भोज राजा, और सेंटर में क्या हुआ राजा, जिसको सिंपली बोलेंगे। सेंटर वाला तो याद रह जाएगा, बाकी आप थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। अब ये आए कहाँ से थे, देखिए आपके जो ऋग्वैदिक लोग हैं वो आ रहे थे, पहले तो आप ये जान लीजिए। और यहाँ के लोगों को वो लोग दास या दस्यु बोलते थे कि डार्क कलर्ड हैं ये, दास या दस्यु हैं। ये जो ऋग्वैदिक ट्राइब थी वो आर्यन थे। तो बाल गंगाधर तिलक जो आपके फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा नाम है, उनका कहना था कि ये इनका जो होम है ये आर्कटिक रीजन है, एकदम नॉर्थ में रशिया के भी ऊपर, ये आर्कटिक रीजन से यहाँ पे आए हैं, और इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल या आर्कटिक रीजन थ्योरी ऑफ द आर्यंस। लेकिन ये थ्योरी जो है हिस्टोरियन को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं, वहाँ से नहीं आए थे। जो मोस्ट एक्सेप्टेड है या तो वो ये है कि यहीं थे, रिसेंटली जेनेटिक स्टडी से पता चला है, या फिर ये है कि ये आपके सेंट्रल एशिया से आए थे। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सभा एंड समिति कैन नॉट बी मेड आउट, ये तो पहले ही हो गया। नेक्स्ट चलिए कि आयुर्वेद का क्या रिलेशन है आपके वेदों से। देखिए आयुर्वेद साइंस ऑफ लाइफ है, ओके। आयुर्वेद मतलब साइंस, लाइफ का साइंस जो है उसको आयुर्वेद बोलते हैं। ये वेदों से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि इसका फर्स्ट अपीयरेंस जो है अथर्ववेद में है। तो अथर्ववेद में ही बेस्ड है आपका आयुर्वेद, और आयुर्वेद इसीलिए एक उपवेद कहलाता है अथर्ववेद का, क्योंकि आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है वो अथर्ववेद में है। तो आयुर्वेद को भी हम लोग वेद ही बोलेंगे, लेकिन उपवेद होगा, इसको आप जो है 4 वेदों में बिल्कुल काउंट मत करिएगा। इसीलिए इसको उपवेद भी बोलेंगे और उपांग भी बोलेंगे अथर्ववेद के, क्योंकि उसी का उप अंग है। समझ गए बात को। इट डिस्क्राइब्स द थॉट एंड सुपरस्टिशन ऑफ द कॉमन पीपल। आपके अथर्ववेद में पता ही आपके सुपरस्टिशन, थॉट, मिस्टिक थ्योरीज, ये सारी चीज़ें दी हुई है, और आयुर्वेद भी थोड़ा भी आपको, आयुर्वेद में भी थोड़ा आपको मिस्टिसिज्म मिलेगा। इट कंप्राइजेज ऑफ, अब मैंने फिर रिसेंटली रामदेव बाबा और पतंजलि वाला बताया था, कोरोनिल वाला इशू, तो आप उसको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, मेरे नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। और भी इश्यूज़ मिलेंगे, अब चूंकि हिस्ट्री पे ध्यान देना तो मैं उसको थोड़ा रोक रहा हूँ। इट कंप्राइजेज ऑफ वेरियस कंटेंट सच एज डिजीज प्रिवेंशन, कोऑर्डिनेशन, लॉयल्टी, मैरिज एंड लव, पोएट्री। देख रहे हो इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, बीमारी से लेके बीमारी का प्रिवेंशन, कोऑर्डिनेशन कैसे करें, लॉयल्टी कैसे मेंटेन करें, शादी कैसे मेंटेन करें अच्छी, लव की पोएट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको रिलेटेड मिलेंगी। अच्छा, अब जो ऋग्वेदिक मतलब वैदिक पीरियड कहिए, ऋग्वेदिक नहीं सॉरी, वैदिक पीरियड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो अर्ली वैदिक पीरियड जिसको कि ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, और बाकी 3 वेद जो है वो बाद में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे लेटर वैदिक पीरियड। तो चलिए अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक पीरियड का काल क्या है, 1500 BC से लेके 1000 BC। तो लेटर वैदिक पीरियड का काल क्या होगा, 1000 BC के आसपास से लेके 600 BC। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद महाजनपद वगैरह आ जाएंगे, बुद्धिज्म जैनिज्म जो है डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली जो आर्य थे वो कहाँ रहते थे, एक लैंड में रहते थे जिसको हम लोग सप्त सिंधु बोल सकते हैं, मतलब कि 7 रिवर्स, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। उसमें एक तो सिंधु हो जाएगी और बाकी उसके जो है ट्रिब्यूटरी हो जाएंगे। तो पुराने टाइम में जो विपाशा रिवर थी जो आपके वेदों में मेंशन्ड है, आज वो ब्यास बन गई है। जो वितस्ता रिवर थी वो आपके कश्मीर की झेलम बन गई है। जो परुष्णी रिवर है वो आपके रावी बन गई है। अस्किनी जो रिवर मेंशन्ड थी वो चेनाब रिवर बन गई है, और शुतुद्री जो देख रहे हैं वो सतलज बन गई है। इसके अलावा सरस्वती का नाम चेंज नहीं हुआ, सरस्वती जो वेदों में थी वो आज वो भी है, क्योंकि सरस्वती जो ये हरियाणा और राजस्थान के रीजन में बहती थी वो तो अब विलुप्त हो चुकी, तो उसका तो नया नाम आप क्या ही जानोगे। तो ये सारे जो हैं सप्त सैंधव की नदियाँ हैं। कई बार सरस्वती और उसके अराउंड की नदियों को भी सप्त सैंधव बोला जाता है। कई बार इंडस मतलब कि सिंधु और उसकी जो ट्रिब्यूटरी नदियाँ आप ये देख रहे हैं उनको भी मिला के सप्त सैंधव बोला जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को, ट्रिब्यूटरीज को मिला के हम लोग सप्त सैंधव बोलेंगे। आर्य जो थे इनिशियली वहीं से मतलब माना जाता है कि आए थे। देखिए वही ऋग्वैदिक पीरियड में ये लोग यहीं लिमिटेड थे। लोअर गंगा वैली वगैरह में ये लोग ऋग्वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं पहुंचे थे। वेस्टर्न इंडिया या कह सके कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के एरिया में ये लोग लिमिटेड थे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पहले बताया था, तो उसमें सुनिए राजा का मैंने बताया था राजन बोलते थे। जो मोनार्किकल राजा होगा, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि राजा तो होता था और वो डिसेंडेंसी से बनता था, है ना, चुना नहीं जाता था, जनरली ये माना जाता है। तो उस किंग को क्या बोलते थे वेदों में, राजन बोलेंगे। फैमिली जो थी पैट्रियार्कल थी। अब बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो मैट्रियार्कल थी, लेकिन उसके पूरे सबूत नहीं है। लेकिन वेदों के पूरे सबूत हैं, किताबों से पता चलता है कि फैमिली जो है पैट्रियार्कल थी। भले फीमेल का रिस्पेक्ट काफ़ी था अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन जो डिसेंडेंसी से जो राजा होता था वो राजा होता था, रानी नहीं होती थी रूल करने के लिए। ऑल्सो ऋग्वैदिक टाइम में जो सबसे बड़ा सोशल यूनिट था वो जन होता था। जन मतलब इंग्लिश में ट्राइब होता है, और उसी का जो राजा है वो राजन होता था। तो कल को मैं बोलूँ कि सुदास जो थे, सुदास कौन थे, तो सुदास जो आपका भरत जन था, भरत जो ट्राइब था उसके राजा थे, जिन्होंने दसराग युद्ध में बाकी 10 ट्राइबल की कॉन्फेडरेसी को हरा दिया था।
तो इसीलिए सुदास को बहुत क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने भरत ट्राइब को बहुत आगे बढ़ाया और उसी भरत ट्राइब के नाम पे आपके जो है भारतवर्ष का नाम पड़ा। सोशल ग्रुपिंग कैसे थी, इसके अलावा सबसे ऊपर तो हो गया आपका क्या, सबसे ऊपर हो गया आपका जन, है ना, जन मतलब पूरा ट्राइब। उसके नीचे देखिए, जन के नीचे क्या है, विसु है, विसु में कॉमन पीपल, राइट। ग्राम, ग्राम एक विलेज जिसका जो हेड होगा वो ग्रामनी होगा, और उसके सबसे जो बेसिक यूनिट है वो फैमिली है। अब फैमिली को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कुल बोल रहे हैं, कुल बोल रहे हैं। ट्राइबल असेंबलीज वेयर कॉल्ड सभा जन समिति, ये पहले ही आपको बता दिया, राजा पे कंट्रोल करने के लिए। और आपको कुछ ट्राइबल किंगडम के एग्जाम्पल, एक तो मैंने भरत बता दिया, उसके अलावा मत्स्याज, यदुज, पुरुज, ये सारे जो हैं आर्यन ट्राइबल किंगडम थे। तो ऋग्वैदिक काल में बस आर्यन ट्राइबल किंगडम थे क्या, नहीं, बाकी भी थे। जैसे यहाँ के लोगों को, वो लोग जो ट्राइबल किंगडम थे जास दस्यू वाले, उसमें से एक को कीकट बोलते थे फॉर एग्जाम्पल। सोशल स्ट्रक्चर क्या था, देखिए वीमेन की एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन तो थी, दे कुड पार्टिसिपेट इन सभा एंड समिति, दैट वाज अलाउड। कुछ वीमेन पोएट्स भी हैं, नाम याद रखिएगा, अपला, लोपमुद्रा, विश्वास्वरा, घोषा आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, नाम याद रखिएगा। ये ऋग्वैदिक वीमेन पोएट्स हैं, अपला, लोपमुद्रा, विश्वास्वरा और घोषा। इन्होंने अपने ऋग्वेद वगैरह में कई श्लोक भी दिए हैं, हिम भी दिए हैं। कैटल जो है, खास करके काऊ जो है उसकी इंपॉर्टेंस बुल से ज़्यादा थी, तो काऊ जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उससे दूध, दही, मक्खन, घी, ये सारी चीज़ें आती थी और उससे उनकी सोसाइटी चलती थी, एक पेस्टोरल कम्युनिटी थी। मोनोगैमी मतलब कि एक पार्टनर होना, वाई, देखिए पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि पॉलीगैमी क्या होती है। पॉलीगैमी का मतलब होता है कि आपके एक से ज़्यादा पार्टनर, एक लड़की के भी एक से ज़्यादा पार्टनर है, मतलब उसके हस्बैंड है एक से ज़्यादा, तो वो भी पॉलीगैमी कहलाएगा। और एक लड़के के एक से ज़्यादा वाइफ हैं, तो वो भी जो है पॉलीगैमी कहलाएगा। पॉलीगैमी के दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉलीएंड्री और एक होता है पॉलीजिनी। पॉलीएंड्री में जो एंड्री होता है उसका मतलब होता है मेल, और जीनी जो है पॉलीजिनी में उसका मतलब होता है फीमेल। तो अगर कोई इंसान, कोई आदमी, कोई मर्द 5 औरतों से शादी करता है तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीजिनी बोलेंगे, क्योंकि 5 औरतों से शादी की है। और इसके साथ इसको हम लोग पॉलीगैमी भी बोल सकते हैं। कोई वुमन अगर 5, जैसे मतलब आपको पता ही है द्रौपदी का किस्सा, तो कोई वुमन अगर 5 लड़कों से शादी करेगी तो वो पॉलीएंड्री कहलाएगा, क्योंकि मोर देन 1 मेल है, और इसको हम लोग पॉलीगैमी भी बोल सकते हैं। तो पॉलीगैमी के 2 टाइप हैं, पॉलीएंड्री और पॉलीजिनी। पॉलीएंड्री मतलब मैं हैविंग मोर देन 1 हस्बैंड, एंड पॉलीजिनी मतलब हैविंग मोर देन 1 वाइफ। तो ऐसे तो मोनोगैमी था, लेकिन पॉलीगैमी भी कई बार देखा गया है। और विधवा विवाह वगैरह का था प्रचलन, चलता था। डिवोर्सी तो नहीं बोलेंगे, मतलब जैसे भी विधवा विवाह बोलिए आप, विडोड वुमन बोलिए, तो वो शादी कर सकती थी। और पॉलीगैमी खास करके रॉयल्टी फैमिलीज में थी, नोबल फैमिली जो थी, मोर देन 1 शादी करना। एक बात, जो शादी की जाती थी तो मिनिमम एज 16 से लेकर 17 साल होता था, तो आज भी तो 18 साल है, तो इसको हम लोग चाइल्ड मैरिज नहीं बोल सकते उस जमाने के हिसाब से। तो चाइल्ड मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सती प्रथा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसीलिए तो दयानंद सरस्वती बोलते हैं ना, बैक टू द वेदास, कि सती प्रथा नहीं है, विडो रीमैरिज था, सब कुछ अच्छा था, तो चलो वही करते हैं। एनीवे, वो तो आप डिबेट का इशू है। सोशल डिस्टिंक्शन एग्जिस्टेड बट देयर वाज नॉट रिजिड एंड हेरिडिटरी। जो सोशल डिस्टिंक्शन थे वो लोगों के काम के आधार पे थे, है ना। अब कोई काम कर रहा लकड़ी का तो उसको तक्षा बोल दिया, कुछ और बोल दिया, ऐसे नाम दे दिए गए। जो नाव का काम कर रहा है उसको नाव वाला बोल दिया गया। तो ये सारे जो टर्म्स हैं हेरिडिटरी नहीं थे, कोई भी अपना व्यवसाय चुन सकता था, उसके हिसाब से थे, इतना रिजिड नहीं था। धीरे धीरे लेटर वैदिक काल में वो हेरिडिटरी हो जाता है और शूद्रों के साथ जो है बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन किया जाने लगता है। तो ऐसा पहले आपके ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था डिस्टिंक्शन। इनफैक्ट ऋग्वेद के 10वें अध्याय जो कि सबसे लास्ट में लिखा गया है, वहाँ पे शूद्र का मेंशन होता है, और उसमें एक पुरुष सूक्त है जिसमें बताता है कि अनंत के, ब्रह्म के जो हैं काट दिए जाते हैं तो उसके चारों ऑर्गन से 4 जो है मतलब वर्ण निकलते हैं। पहले वर्ण का मतलब ऋग्वेद में बस कलर की बात होती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ऋग्वेद के 10th चैप्टर से शुरुआत हो जाती है, और लेटर वैदिक पीरियड में वही बात जो है जाके आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखेंगे कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था। तो वही बात है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए पैस्टोरलिज्म की बात होगी, कैटल रेयरिंग की बात होगी, एग्रीकल्चर भी करते थे, ये भी बात सही है। और जो इनके प्रोडक्ट होते थे वो कॉपर, आयरन, ब्रॉन्ज वगैरह के बनते थे। यहाँ पे जो आयरन है वो अर्ली वैदिक पीरियड के एकदम लास्ट में आया था, ठीक है, शुरुआत में नहीं था। हॉर्स के चैरियट होते थे, बिल्कुल होते थे, जब अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं, वाजपेयी यज्ञ करा रहे हैं, और बाकी जो राजसूय यज्ञ करा रहे हैं, सारे में तो हॉर्स का यूज़ करते हैं। आपको पहले बताया, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ दिया जाता था, जहाँ जहाँ गया अगर उसको रोक नहीं पाया कोई, तो वहाँ वहाँ की टेरिटोरी जो थी घोड़ा छोड़ने वाले राजा की हो जाती थी। दूसरा जो वाजपेयी यज्ञ है उसमें हॉर्स चैरियट्स की रेसिंग करवाई जाती थी, राजा का तो शौर्य दिखता था, पब्लिक का भी मनोरंजन होता था। राजसूय यज्ञ मतलब कि कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी जो होती थी किंग बनने की, उस टाइम पे जो होता था यज्ञ, उसको बोलते थे राजसूय यज्ञ। सब में जो है घोड़ों की इंपॉर्टेंस है, हॉर्स रेसिंग, घोड़ा छोड़ना, ये सब में होता था। ऑल्सो ट्रांसपोर्ट जो है रिवर से भी होता था। नाव के लिए तो अलग से बोटमैन का यहाँ पे टर्म ही दिया हुआ था, तो जो ट्रांसपोर्ट होता था वो नाव से होता था। इनफैक्ट बेबीलोनिया वगैरह से जो आपका रिलेशन था,
सिंधु नदी के थ्रू समुद्र जाके, तो वो सब नाव से ही होगा। कॉटन था, बिल्कुल था, कॉटन तो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी था और वो अर्लीस्ट एविडेंस है कॉटन का। वुलन फैब्रिक भी पहनते थे, है ना, स्पिनिंग वगैरह करते थे। वुलन फैब्रिक क्यों पहनेंगे, क्योंकि इनका जो लोकेशन आप देख लीजिए, आप एकदम नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में, वहाँ तो काफ़ी ठंड होती है। इनिशियली जो ट्रेड है वो बार्टर सिस्टम से होता था, बट लेटर ऑन क्वाइंस कॉल्ड निष्का वर इन यूज़। अब यहाँ पे जनरली लिख दिया मैंने कि क्वाइंस कॉल्ड निष्का वर इन यूज़, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया कि क्या निष्का अलग से आगे पूछ के कि क्या निष्का क्वाइन थी कि नहीं थी, तो आप नहीं बोलोगे। निष्का देखिए एक माला होता था पहनने का, और उसमें जो है आपके गोल्ड या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते थे, टुकड़े होते थे, उसको हम लोग निष्का बोलेंगे। गोल्ड कॉइन जो है कैडफाइसेज वगैरह बाद में कि इंडो ग्रीक लेकर आएंगे काफ़ी बाद में, मतलब जस्ट व्हेन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तो उसके थोड़े टाइम पहले गोल्ड कॉइन आएगा। ये फुल फ्लेज गोल्ड कॉइन नहीं थे, लेकिन इन्हीं के कॉन्सेप्ट से, इसी से बाद में गोल्ड कॉइन का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो निष्का भी थे वो एक तरह से बार्टर सिस्टम में यूज़ होते थे एक्सचेंज के लिए। इनफैक्ट कैटल का भी यूज़ करते थे बार्टर में, है ना। रिलीजन कैसा था, रिलीजन देखिए पॉलीथिस्टिक था। ये लोग कई सारे देवता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन नेचुरलिस्टिक फोर्सेस का भी करते थे। अर्थ का हो गया, फायर का हो गया, विंड का, रेन का, थंडर का, बाय पर्सनिफाइंग देम इनटू डीइटीज। आप खुद बताइए, एक वरुण देवता है ना, और एक आपके अग्नि देवता हैं। ये सारे देवता देखिए नेचुरल चीज़ों के नाम पे हैं। कोई पानी का देवता है, कोई आकाश का देवता है। इनफैक्ट इंद्र जो है, इंद्र को थंडर का देवता, जो बिजली चमकती है उसका देवता बोलते हैं। और बाकी जो देखिए पृथ्वी अर्थ के लिए, अग्नि फायर के लिए, वरुण किसके लिए, रेन के लिए, पानी के लिए। इनफैक्ट जो राम जी हैं, या हालांकि वो बाद में होता है वैदिक पीरियड में नहीं, लेकिन राम जी को जब श्रीलंका जाना होता है तो पहले वरुण देवता की आराधना करते, बाद में तो चलिए गुस्सा आ जाता उनको। तो वरुण देवता की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वरुण देवता जो है पानी के देवता हैं, और समुंदर भी है, पानी है, ठीक है। वायु देवता विंड के लिए, वेरी इजी। सबसे ज़्यादा जो उल्लेख आता है वेद में आपके, वो आता है इंद्र का, और सेकंड जो आता है सबसे ज़्यादा वो आता है आपके वरुण देवता का। देखिए इस टाइम पे राम कृष्ण वगैरह का उल्लेख नहीं मिलता है। इनफैक्ट आज के जो शिव जी हैं उनका भी उल्लेख नहीं मिलता है। वो दूसरे तरह का शिव जी का, रुद्र का उल्लेख मिलता है। उसी से हमने डिराइव किया कि शायद वो शिव जी की बात हो रही है। फीमेल डेटीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी, उषा और अदिति। उषा क्या है, सुबह की पहली किरण की देवी, और अदिति कौन है, अदिति मतलब होता है कि एकदम अनंत, जिसका कोई लास्ट नहीं हो, है ना, अनंत। तो ये उसकी देवी हैं इन्फिनाइटनेस की। देयर वॉज नो टेम्पल और नो आइडल वर्शिप। ये आइडल वर्शिप वगैरह नहीं था, नेचुरलिस्टिक फोर्सेस को पूजते थे, यज्ञ करते थे, अग्नि के माध्यम से मानते थे कि संपर्क होता है। ये हो गया अर्ली वैदिक पीरियड। अब चलते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, जिसको कि हम लोग पेंटेड ग्रे वेयर फेज भी बोलते हैं। और ये हमको पहले ही बताया था 1000 BC से लेकर 600 BC, जब महाजनपद आने लगेंगे तब तक आपका लेटर वैदिक पीरियड चलेगा। इस टाइम की जो पॉटरी होती थी वो पेंटेड, लेकिन ग्रे वेयर फेस था, वो ग्रे होता था, धूसर कलर का होता था, पेंटेड होता था। तो लेटर वैदिक पीरियड को हम लोग पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी का कल्चर भी बोलेंगे। इस टाइम पे आर्यन जो है ईस्टवर्ड मूव करने लगे इंडिया में, और जो आपका यूपी का जो वेस्टर्न पार्ट है और बिहार का जो ईस्टर्न पार्ट, ऑक्यूपाइड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यूपी पहुँच गए। कौशल, ईस्टर्न यूपी में कौशल है ना, कौशला, और वहाँ पे और थोड़ा बहुत बिहार में भी पहुँच गए। लेकिन ये चीज़ लेटर वैदिक पीरियड में होती है। अर्ली वैदिक पीरियड में ये लोग जो है सप्तसैंधव के आसपास ही थे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसके लिए क्या करते हैं ना, ये अलायंस वगैरह करते हैं। आपको पढ़ के पता चलेगा कि ये जो भरत किंगडम था, जब 10 राज्य युद्ध में वो लोग जीत जाते हैं तो पोरू जो था, जो हार गया था, उसके साथ अपनी संधि कर लेते हैं, और उससे बनता है कुरु। कुरु जो है बाद में अपना मतलब टाई अप करता है पंचाल के साथ, है ना। धीरे धीरे फिर वो बिहार और यूपी की तरफ मूव करते हैं इस तरह से। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, किंगडम्स लाइक महाजनपद वेर फाउंड बाय अमलगमेशन स्मॉलर किंगडम्स। देखिए महाजनपद नहीं बना था, महाजनपद लाइक किंगडम बोल रहा हूँ। कैसे, मैंने अभी आपको बताया ना, भरत किंगडम, पोरू किंगडम मिलके कुरु हो गए, कुरु का फिर पंचाल से हो गया। तो इस तरह से बड़े बड़े किंगडम जो आपस में अमलगमेशन करके और बड़ा किंगडम बनाते थे। तो लाइक महाजनपद था, लेकिन वो कोई महाजनपद नहीं था, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। किंग्स पावर इंक्रीज्ड एंड वेरियस सैक्रिफाइसेज वर परफॉर्म बाय हिम टू एनहांस हिज पोजीशन। किंग जितना सैक्रिफाइस करे, जितना यज्ञ कराए, उसकी जो है सोसाइटी में उतनी पोजीशन जो है स्ट्रांग मानी जाती थी। जितना अश्वमेध यज्ञ कराए, उसकी जो पोजीशन उतनी स्ट्रांग मानी जाती थी। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। वही बता रहे हैं। राजसूय यज्ञ आपको क्या बताया था, कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी। वाजपेयी यज्ञ मतलब क्या होता है, चैरियट रेस। और अश्वमेध यज्ञ में हॉर्स का सेक्रीफाइस करते थे, हॉर्स को भेज देते थे, जहाँ जहाँ जाएगा हॉर्स वहाँ वहाँ की ज़मीन जो है राजा की हो जाएगी। सभा समिति जो है आपके लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है, याद रखिएगा। सभा समिति जो है लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, राजा पे कंट्रोल नहीं कर पाती। अब चलते हैं सोशल स्ट्रक्चर में। वर्ण सिस्टम जो था सोशल डिस्टिंक्शन का, वो बहुत डिस्टिंक्ट हो जाता। पहले वर्ण थोड़ा कलर वगैरह पे था, दास दासी को बोलते थे कि तुम्हारा जो वर्ण है सही नहीं है। लेकिन अब जो है वर्ण पूरा कास्ट हो गया, और ऑक्यूपेशन पे कम रह गया, हेरिडिटी पे ज़्यादा हो गया। मतलब कि कल को जो बढ़ई का, कारपेंटर का बेटा होगा, वो बढ़ई माना जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, जो अपना चुने काम उसके हिसाब से। द 4 डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन डिक्रीजिंग सोशल रैंकिंग क्या है, आपको पता ही है, आज भी वही है जो देते हैं लोग सोसाइटी में इंपॉर्टेंस। लॉ कुछ करे सोसाइटी में तो डिस्टिंक्शन है ही, डिस्क्रिमिनेशन है ही। जो पुजारी या प्रिस्ट है वो ब्राह्मण हो गया,
रूलर जो है वो क्षत्रिय है। जो एग्रीकल्चर करेगा, ट्रेड करेगा या आर्ट बनाएगा, उन सारे को वैश्य में डालेंगे। और जो सारे इन ऊपर के 3 वर्ण की सर्विस करेगा, उस ज़माने के हिसाब से ऐसा था कॉन्सेप्ट, उसको शूद्र बोलेंगे। मैंने आपको जब अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि सभा और समिति में वीमेन पार्टिसिपेट कर सकती थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो है कंडीशन खराब हो गई और वीमेन को सभा और समिति में पार्टिसिपेट नहीं किया जाने लगा और उनकी जो पोजीशन है सोसाइटी में लोअर हो गई। इनफैक्ट चाइल्ड मैरिज मैंने आपको बताया था अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं था, अब चाइल्ड मैरिज भी आ गया। इतना ही नहीं हुआ, 4 जो थी आपके वर्ण सिस्टम, उसके अंदर सब कास्ट हो गया। पहले जो है एक आर्टिसन है, आर्टिसन के अंदर हो गया कि भाई जो सोने का काम करेगा वो सोनार हो गया, जो लोहे का काम करेगा वो लोहार हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और गोत्र जो पहले खाली गायों का एक मतलब शेड था, गायों से बस मतलब था कि गाय जहाँ पर उसको गोत्र बोलेंगे, वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। जैसे ही गोत्र बनते हैं सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ गया। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन, कंफ्यूज मत होइएगा। अर्ली वैदिक पीरियड में पैस्टोरलिज्म वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन, लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर बिकेम द चीफ ऑक्यूपेशन। इंडस्ट्रियल वर्क कैसे होते थे, मेटल का वर्क, पॉटरी, कारपेंट्री, ये सारे होंगे। और फॉरेन ट्रेड होता था, मैंने आपको पहले भी बताया, बेबीलोन से होता था। बेबीलोन कहाँ है? मेसोपोटामिया, बेबीलोन इराक में है, ठीक है, रिवर टाइग्रिस के आसपास। रिलीजन कैसा था? देखिए पहले तो ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट गॉड की बात सुनिए। इंद्र और अग्नि जो पहले थे उनका इंपॉर्टेंस कम हो गया यहाँ पे, धीरे धीरे अब जो है वैष्णविज्म डेवलप होगा। इंद्र और अग्नि जो थे नेचुरल फोर्सेज जो थे, उनका जो इंद्र क्या हुए, थंडर के देवता, अग्नि अग्नि के देवता, इनका इंपॉर्टेंस कम हो गया। अब इसी जगह पे क्या आएंगे, प्रजापति की पूजा होने लगी। प्रजापति कौन है? क्रिएटर, जिसने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया, उसको क्रिएटर बोल रहे हैं। प्रजापति की पूजा होने लगेगी और यहीं से वैष्णविज्म की शुरुआत होती है। और जो प्रिजर्व कर रहा है क्रिएट करने के बाद, क्रिएटर ने वर्ल्ड को क्रिएट किया, उसको बोले प्रजापति, है ना, उसकी पूजा करना, ठीक है। लेकिन क्रिएट होने के बाद जो पूरे वर्ल्ड को कंजर्व करेगा, प्रिजर्व करेगा, वो विष्णु का नाम दिया, विष्णु करेंगे। ये इंपॉर्टेंट गॉड बन गए। और पहले जो प्रेयर वगैरह होते थे, रिचुअल्स होते थे, वो कम हो गए, प्रेयर और रिचुअल कम हो रहे हैं। सैक्रिफाइसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस होने लगा। अश्वमेध, राजसूय और जो आपका वाजपेयी यज्ञ है, उन पे बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस होने लगा। बलि कैसे दें, क्या करें, है ना, चीज़ें जो हैं थोड़ी मतलब शैलो हो गई और मेन जो है आपका आध्यात्म वगैरह उस पर फोकस थोड़ा कम हो गया। अब यहीं पे क्या होता है, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस वगैरह कॉमन हो गया, रिचुअल्स जो हैं, तो अगर ये जब कॉमन हो जाएगी चीज़ें तो इसके लिए हमें ब्राह्मणों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहीं पे जो प्रिस्टली क्लास है वो बहुत पावरफुल हो जाता है और वही अब रूल रेगुलेशन बताएगा कि कैसे राइट्स करने हैं, कैसे रिचुअल्स करने हैं, 16 कर्म कैसे करने हैं, 10 कर्म कैसे करने हैं। अब ये चीज़ें ऊपर से बहुत ज़्यादा लेक्चर आने लगे तो समाज में ऑर्थोडॉक्सी होने लगेगी। और इसीलिए जब ये फेज़ का लास्ट होने लगता है तो इंडिया में महाजनपद का जब काल आता है तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है उनका इमर्जेंस होने लगता है, जब लेटर वैदिक पीरियड की जो समाप्ति होती है। ये पहले भी बताया है लेकिन ऋग्वैदिक रिवर्स के नाम जो है फिर से रिवाइज कर लीजिए। क्रुमु अफगानिस्तान में बहती थी, वेदों में क्रुमु नाम है, आज वो कुर्रम रिवर है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में एक कुबा रिवर थी वेदों के हिसाब से, वो आज काबुल रिवर है। वेतस्ता रिवर झेलम आपके कश्मीर में। विपासा, व्यास या बियास को बोल रहे हैं, BEAS। दृष्टावती रिवर कौन सी है? जो घग्गर रिवर है उसको वेदों में दृष्टावती बोला गया है। अस्किनी चेनाब को, शतुद्री सतलज को, और ये देखिए सदा नीरा गंडक को बोला गया, जिसमें हमेशा पानी रहे उसको सदा नीरा बोल रहे हैं, किसको? गंडक को। चलिए अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका थोड़ा और रिवीजन कर लेते हैं, जब पापा रिवीजन ही हैं तो थोड़ा और रिवीजन हो जाए बीच में। सबसे पहले चलिए वेदास के बारे में फिर से देखते हैं थोड़ा सा। ओल्डेस्ट बुक वर्ल्ड की कही जाती है, आपके वेद ही कहे जाते हैं ना। संकलन भले बाद में किया गया हो, उस टाइम पे तो स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन एज एन ओल्डेस्ट बुक वेद ही है पूरे वर्ल्ड की। 4 हैं, पता ही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसमें से सबसे पुराना जो है ऋग्वेद है। उसको माना जाता है कि 3500 ईयर्स वो लिखा गया था। लिखा नहीं गया तो बोलिए, कंपोज किया गया था। लिखा तो बाद में गया है, लिखा तो काफ़ी बाद में गया है। और जो ओल्डेस्ट हमें मिलता है पूरा वेद, वो तो ऑलमोस्ट 1000 AD के आसपास का मिलता है। लेकिन संकलन जो है, कंपोजिशन जो है, बहुत पहले किया गया था, कई ऋषि मुनि ने मिलकर किया था। कोई फीमेल भी थी जिनके वहाँ पे श्लोक मिलते हैं। ऋग्वेद के देखिए मोर देन 1000 हिम्स हैं। हिम्स मतलब क्या? हिम मतलब होता है पोयम जो कि गॉड को डेडिकेटेड है, और उन हिम को हम लोग सुक्त बोलते हैं। सुक्त क्यों बोलते हैं? सुक्त का मतलब होता है इंग्लिश में वेल सेड, मतलब अच्छी बात जो बोली गई उसको सुक्त बोलते हैं। जैसे पुरुष सुक्त हो गया, तो पुरुष के बारे में, ब्रह्म के बारे में अच्छी बातें, है ना। ये जो हिम है, आपको पहले ही बताया कि वेरियस गॉड और गॉडेसेस के बारे में जो है उनके लिए प्रेज है, तारीफ है। और उसमें 3 गॉड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट है, वॉरियर गॉड, क्यों? क्योंकि उनको पुरंदर बोलते हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट। अग्नि गॉड ऑफ फायर, क्यों? क्योंकि वो मीडियम है इंसान और भगवान के बीच में। और सोम जो देख रहे हैं आप, सोम एक देखिए, सोम देवता भी हैं और सोम एक प्लांट भी है। हिमालय में माना जाता है कि ये प्लांट था और इसको
पीने से, इसके रस को पीने से एटर्निटी होती थी, है ना। इसमें थोड़ा हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट भी था, थोड़ा नशा भी होता था, ये भी बोला जाता है। लेकिन ये कोई मदिरा नहीं थी, याद रखिएगा। ये एक स्पेशल ड्रिंक थी जो कि सोम प्लांट से सोमरस निकाला जाता था। और इनफैक्ट ऋग्वेद में एक चैप्टर तो ऑलमोस्ट डेडिकेटेड है पूरे सोमरस को, और ये बोल सकते हैं कि सोम देवता को भी एक तरह से डेडिकेटेड है। इसकी कंपोजिशन तो सेजेज ने की थी। सेजेज मतलब कि ऋषि होते हैं, और जो पुजारी थे, जो प्रीस्ट थे, वो अपने स्टूडेंट को दीक्षा के बाद ये सब सुनाते थे। स्टूडेंट उसको मेमोराइज करते थे, सारे सिलेबल, वर्ड और सेंटेंस को बिट बाय बिट ग्रेट केयर के साथ। इसीलिए जब बाद में इसका संकलन किया गया तो माना जाता है कि वेदों की जो सारी नॉलेज है वो कंपोजिशन के बाद जो संकलन की गई तो उसमें आ गई, क्योंकि इनको अच्छे से केयर किया गया था, है ना। ये देखिए श्रुति हैं, और एक होता है मनुस्मृति, जैसे स्मृति होते हैं। तो स्मृति में बहुत ज़्यादा मिलावट हुई है, लेकिन श्रुति में बहुत ज़्यादा मिलावट नहीं होती। श्रुति में मतलब कि आपके वेद, अरण्यक, ब्राह्मण, है ना, और जैसे आपका ये वेदांग जो हो गए सारे आपके उपनिषद, ये सारे श्रुति हैं, इनमें मिक्सिंग अप नहीं हुई है, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से रटा गया था। मोस्ट ऑफ द हिम्स जो हैं, देखिए बहुत पढ़े लिखे लोग, गुरु वगैरह लोग, उनके द्वारा कंपोज किए गए थे। कुछ जो हिम्स हैं, कुछ जो श्लोक हैं, वो वीमेन ने भी कंपोज किया गया था। ऋग्वेद में जो संस्कृत है वो आज वाली संस्कृत नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग बोलते हैं कि वेदों में जो है मतलब गायों के मारने की भी बात है, उनको खाने की भी बात है। ये जो है आपके कुछ हिस्टोरियन है जो इंडिया में 1947 के बाद काफ़ी फेमस लोग हैं, जैसे रोमिला थापर, उनका ऐसा कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि वो गाय नहीं है, वो ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ये वैदिक संस्कृत है, ओल्ड संस्कृत है, वो बहुत डिफिकल्ट है उसको डिसाइफर करना, आज की संस्कृत नहीं थी। ऋग्वेद को देखिए रिसाइट किया जाता था, हियर किया जाता था, और जो है उसको रीड करने की जगह, क्योंकि लिखा तो जाता नहीं था उस टाइम पे, तो रिसाइट किया जाता था, हियर किया जाता था, ऐसे इसको याद किया जाता था। इसकी जो कंपोजिशन है बहुत बाद में हुई, सेवरल सेंचुरीज लेटर, और जो प्रिंट हुआ फाइनली, जब पेपर प्रिंटिंग वगैरह शुरुआत हो गई, तो आज से लगभग 200 साल पहले इसकी प्रिंटिंग स्टार्ट हुई है। अरण्यक क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बृहदरण्यक वगैरह बताया। अरण्यक क्या होते हैं? अरण्यक का मतलब, अरण्य जो होता है उसका मतलब होता है जंगल। तो जिन चीज़ों की वेद से ही रिलेटेड है अरण्यक, ठीक है। सात देखिए हमारे मेजर अरण्यक हैं प्रेजेंटली: ऐत्रेय अरण्यक, तैत्रीय, महायंदीन, सांख्यान, मैत्रेयनी, है ना, तलवकर, और देखिए बृहदरण्यक जो कि मैं बार बार नाम लेता रहता हूँ। ये सात हमारे मेजर अरण्यक हैं। इसके अलावा और भी अरण्यक हैं। अरण्यक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी कंपोजिशन जो है ऋषि मुनि ने छुप के जंगलों में की थी, है ना, जंगलों में की थी, मिस्टिक चीज़ें हैं इसमें, इसलिए उनको नाम अरण्यक दिया गया है। उपनिषद क्या है? उपनिषद देखिए आपके इंडियन फिलॉसफी की पूरी जो रूट है वो उपनिषद में ही है, ये वेदांग में आते हैं। उपनिषद को जो है सोर्स और ओरिजिनेटर बोलते हैं इंडियन फिलॉसफी का। तो चलिए वेदांग क्या होते हैं? वेदांग टोटल 6 नंबर में है। ये सारे देखिए वेदांग बड़ा अच्छा सा सर ने बनाया है। वेदांग में देखिए 6 जो हैं उसमें एक सबसे पहले व्याकरण की बात आएगी। तो संस्कृत का जो ग्रामर रहेगा वो जो वेदांग है वो व्याकरण कहलाता है। शिक्षा में क्या है? शिक्षा में ये है कि वैदिक जो मंत्र हैं उनको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, कैसे बोलना है, आज के इंसान कैसे बोलेगा, तो वो शिक्षा नाम के वेदांग में आता है। ज्योतिष वेदांग है। देखिए वेदों से जो चीज़ निकली हुई है उसी का अंग मान रहे उसको वेदांग बोल रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। तो यहाँ पे बात आती है निरुक्त क्या है? निरुक्त में डिक्शनरी है पूरे वर्ड की कि संस्कृत के कौन कौन से वर्ड यूज़ हो रहे हैं आपके वेदों में। छंद क्या है? छंद तो जानते हैं यहाँ पे हिंदी कविता वगैरह में भी यूज़ होता है। पोएटिक जो स्टैंजा जो बनेगा, स्टैंजा का जो रूल है उसको बोलते हैं छंद, है ना। एक पोएट है, पोयम है, जो हिम है उसमें अलग अलग पैराग्राफ हैं, है ना, स्टैंजा हैं, तो उसी को बोलेंगे छंद, टुकड़ा। कल्पसूत्र में क्या है? कल्पसूत्र में क्या है? टाइप्स विच गिव कंसाइज फॉर्म ऑफ वैदिक रिलीजन। कल्पसूत्र में सूत्र है और इसमें पूरे जो वैदिक रिलीजन है उसका एक कंसाइज फॉर्म में पूरा डिपिक्शन दिया हुआ है। तो वेदांग 6 हो गए: व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और कल्पसूत्र। सारे की डिटेल मैंने आपको बता दी है, याद रखिएगा। थोड़ा और डिटेल सुनिए। जब मैंने शिक्षा की बात की तो मैंने आपको बोला कि वहाँ पे कैसे प्रोनाउंसिएशन किया है वो दिया गया है, तो उसको फोनेटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये माना जाता है कि जो वैदिक पर्सन है, जैसे वेद पुरुष पूरे मान लो, तो उसका जो नोज़ है वो फोनेटिक या शिक्षा नाम का वेदांग है। क्यों? क्योंकि आपके नाक और मुंह से जो आवाज़ आती है तो उसी से फोनेटिक्स निकलता है। तो नोज़ जो है पूरे वैदिक पर्सन का, वैदिक पर्सन एक सिंबलाइजेशन है। वेद पुरुष जो पूरे वेद को एक पुरुष बोल रहे हैं तो उसका जो नाक है वो शिक्षा है। व्याकरण क्या है? व्याकरण देखिए उसका फेस है, वैदिक पर्सन का फेस जो है वो व्याकरण है। और छंद मतलब मीटर, मतलब कि कैसे, आपको बोला ना, छंद मतलब स्टैंजा का रूल रेगुलेशन की कैसे करना है तभी वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। वैदिक पर्सन का जो फीट है, जो पैर है, वो छंद है। और कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र में आपको बताया रिचुअल वगैरह पूरे वेद के दिए हुए हैं, एक तरह से समरी दी हुई है। वैदिक पर्सन जो है उसके जो आर्म्स हैं दोनों वो उसके कल्पसूत्र हैं। कान क्या है वैदिक पर्सन के? निरुक्त हैं। निरुक्त में एटिमाइलॉजी है, वर्ड की ऑरिजिन दी हुई है, मतलब वहाँ पे आपका पूरा जो है डिक्शनरी है।
टू आइज क्या है वैदिक पर्सन के? एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष, क्योंकि यही आइज जो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष है उससे चीज़ों को आगे देखा जाता है, पीछे देखा जाता है, समझा जाता है। तो वैदिक पर्सन जो मतलब कि वेद पुरुष जो है उसकी आइज क्या है? ज्योतिष शास्त्र। ये सारे 6 आपके वेदांग हैं। ये ब्राह्मण किताबें क्या होती है? ब्राह्मण से पुरोहित मत याद रखिए, वेदों के बारे में बात हो रही है, ब्राह्मण उनसे रिलेटेड जो किताबें उनकी बात हो रही है। देखिए हर वेद के एक उससे अटैच्ड ब्राह्मण या किताब होती है। ऋग्वेद से जो अटैच्ड है ब्राह्मण उसको बोलते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण। सामवेद से जो रिलेटेड उसको बोलते हैं पंचविश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण, 2 हैं इसके। यजुर्वेद का एक ही है शतपथ ब्राह्मण, और अथर्ववेद का एक है गोपथ ब्राह्मण, याद रखना है। तो अरण्यक कौन कौन से वेदों से? जैसे वेदों से ब्राह्मण रिलेटेड बुक हैं तो वेदों से अरण्यक भी रिलेटेड बुक हैं जो कि फॉरेस्ट में लिखी गई थी। ऋग्वेद का अरण्यक है ऐत्रेय अरण्यक, सामवेद का अरण्यक है छांदोग्य अरण्यक या साथ ही साथ जैमिनी अरण्यक। देखिए पिछला वाला जो ब्राह्मण नाम था वही यहाँ पे यूज हो रहा है। यजुर्वेद में क्या है? वृहदरण्यक अरण्यक। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद का एक भी अरण्यक नहीं है, ये आपको बिल्कुल याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। अथर्ववेद का एक भी अरण्यक नहीं है। तो ये जो उपनिषद हैं वो भी तो वेदों से रिलेटेड है ना। तो ऋग्वेद से रिलेटेड उपनिषद कौन सा है? ऐत्रेय। सामवेद से रिलेटेड छांदोग्य, यजुर्वेद से रिलेटेड वृहदरण्य उपनिषद, और अथर्ववेद से जो रिलेटेड उपनिषद है आपका वो मुंडकोपनिषद है, आपको पहले भी बताया है। अब आपको पहले बताया था कि वेदों से जो किताबें निकली हैं बाद में उनको उपवेद बोलते हैं। तो ऋग्वेद से क्या निकला है? आयुर्वेद। आयुर्वेद की जो ओरिजिन है वो ऋग्वेद से है। सामवेद से क्या निकला है? गंधर्व वेद। देखिए सामवेद में आपकी म्यूजिक वगैरह की ओरिजिन है, और ये जो गंधर्व डांस वगैरह आप सुनते होंगे वो भी उससे मिलती जुलती चीज़ है। तो आपको ऐसे याद रहेगा, सामवेद से निकला है गंधर्व वेद जो कि एक उपवेद है। ऋग्वेद से निकला आयुर्वेद जो कि एक उपवेद है। यजुर्वेद से क्या निकला है? धनुर्वेद। यजुर्वेद में जादू टोना है, मिस्टिसिज्म है, लेकिन धनुष कैसे चलाएं, बाण कैसे चलाएं उसकी भी जानकारी आपको धनुर्वेद जो है यजुर्वेद से निकली है। अथर्ववेद से क्या निकला है? अथर्ववेद से, अच्छा मैंने गलती से यजुर्वेद में बोल दिया आपको मिस्टिसिज्म वगैरह, सॉरी, वो अथर्ववेद में है। यजुर्वेद से आपका धनुर्वेद निकला है। अथर्ववेद जिसमें कि मिस्टिसिज्म वगैरह है, सब कुछ है। साथ ही साथ अथर्ववेद में थोड़ी आर्किटेक्चर की भी बात है ना। तो उसको बोलते हैं शिल्पकारी या शिल्पवेद। तो शिल्पवेद आपका कहाँ से निकला है? अथर्ववेद से निकला है। याद भी रहेगा, शिल्प मतलब कि आपका आर्ट आर्किटेक्चर है ना, जो वास्तुशास्त्र है उसकी बात हो रही है। तो अथर्ववेद से आपका शिल्पवेद निकला है। एक करेक्शन कर लीजिएगा, पहले की इन्फॉर्मेशन किसी तरह के बाद में गलत रिपीट हो गई है। आयुर्वेद की ओरिजिन आपके अथर्ववेद में है। आयुर्वेद की ओरिजिन अथर्ववेद में है, ऋग्वेद में नहीं है। थोड़ा इसको जो है आप करेक्ट कर लीजिएगा। ऋग्वेद में जो मैक्सिमम हिम्स हैं वो किस गॉड के लिए हैं? इंद्र के लिए हैं। आपको पहले बताया इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में मेंशन है, और इंद्र को थंडर का गॉड या स्टॉर्म आंधी तूफान का गॉड बोलते हैं, और ऑल्सो उनको स्काई गॉड भी बोलते हैं। थंडर का, आंधी तूफान का गॉड वही स्काई गॉड रहेगा। गॉड ऑफ वार भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है इंद्र का दूसरा नाम पुरंदर दिया गया है, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज फोर्स और सेटलमेंट। वेद जो हैं इंद्र को एक गॉड की तरह डिस्क्राइब करते हैं जो कि थंडर बॉल्ट है उनके पास। अभी आपका थॉर जैसे होता है ना आपकी मूवी में, उसी तरह इंद्र के पास थंडर बॉल्ट है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ ऋग्वेद क्या है कि इनका जो रिलीजन था वो पॉलीथेस्टिक था। अब इतने ज़्यादा गॉड हैं तो रिलीजन जो है मल्टीपल गॉड का है तो पॉलीथेस्टिक हो गया, और अलग अलग गॉड की पूजा की जाती है। ऋग्वैदिक जो आर्यंस हैं वो नेचर की भी पूजा करते थे, आपको पहले ही बताया। उषा आदित्य सब जो है नेचर ही हैं। इनफैक्ट स्काई की पूजा करना वो भी तो नेचर ही है, थंडर की पूजा करना भी तो नेचर ही है, समुद्र की पूजा करना भी तो नेचर की ही पूजा है। और उनके लिए एक इंटेंस फीलिंग थी बहुत ज़्यादा कि ये जो है बहुत ज़्यादा, मतलब कि कभी नेचर विनाशकारी हो सकती है, कभी आपके लिए अच्छी हो सकती है, ऐसी बातें थी। और उनको एक एनिमेटेड सोल बोला जाता था कि हर नेचर, चाहे पानी हो, अग्नि हो, आकाश हो, सबका एक आत्मा है। 800 BC से लेकर 600 BC का जो पीरियड है ऋग्वेद के बाद जो है आपके आया, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में 800 BC से 600 BC का जो पार्टिकुलर पीरियड है उसको ब्राह्मण एरा बोलते हैं। इस टाइम पे ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा प्रभाव आ गया, और उसके बाद जो है इसी कारण आपका महाजनपद वगैरह के टाइम पे आपके बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उद्भव होता है, क्योंकि 800 BC से 600 BC में ब्राह्मणिज्म बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको ब्राह्मण एरा बोलते हैं। ये लेटर वैदिक पीरियड का पार्ट है। और ऑल्सो 7 BC से 3 BC को हम लोग सूत्र पीरियड बोलते हैं। 7 BC से 3 BC की बात कर रहा हूँ, उसको हम लोग सूत्र पीरियड बोलते हैं। पहले भी बताया था कि आपको गायत्री मंत्र का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वो आपके ऋग्वेद में मिलता है, और इसकी जो रचना की थी वो विश्वामित्र ने की थी। और इसका मतलब क्या होता है? मे द अलमाइटी गॉड इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट टू लीड अस अलोंग द राइटियस पाथ। ये किस अलमाइटी गॉड की बात हो रही है यहाँ पे? गायत्री मंत्र डेडिकेटेड है सन गॉड को। अच्छा, आर्यन का लिटरल मीनिंग क्या है? आर्यन का लिटरल मीनिंग होता है नोबल, और यही नोबेलिटी का जो डेफिनेशन है वो नाजी जर्मनी ने भी ले लिया था। ये एक सेल्फ डिजिग्नेशन है इंडो ईरानियन पीपल का, क्योंकि माना जाता है कि आर्यन लोग जो हैं ईरान वगैरह के एरिया से और सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। ये पूरे एरिया में जो इंडो ईरानियन पीपल है उनको एक आर्यन नाम दिया गया। हिटलर भी अपने आप को आर्यन ही बोलता था, इनफैक्ट बाद में उसकी ओरिजिन वो आर्यन ही मानता था, स्वस्तिक वगैरह भी रखता था।
द वर्ड वाज यूज बाय द पीपल ऑफ द वैदिक पीरियड इन इंडिया एज एन एथिक लेबल फॉर देमसेल्व्स। जो इंडिया में इंडो ईरानियन वगैरह जो आए बाहर से, दे कॉल देमसेल्व्स आर्यन अकॉर्डिंग टू द आर्यन इन्वेजन थ्योरी। बोल रहा हूँ कि अगर बाहर से आए तो उन्होंने अपने आप को आर्यन बोला और यहाँ के लोगों को बोला कि तुम दास दस्यु हो, हम लोग आर्यन हैं और हम लोग नोबल क्लास के लोग हैं, हम लोग थोड़े बड़े हैं। स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि आर्यन जो है ना, रिलीजियस कल्चरल और लिंग्विस्टिक कॉनोटेशन तो था, इसका मीनिंग था उनका कहने का कि रिलीजियस कल्चरल और लिंग्विस्टिक था, रेशियल नहीं था। तो ये रेशियल किसने किया? जब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के दौरान जब हमारी हिस्ट्री लिखी गई तो उन्होंने आर्यन को एक रेस बोल दिया। ये कोई रेस नहीं था, ये एक सोसाइटी की बात हो रही है, रिलीजन की बात हो रही है, कल्चर की, लैंग्वेज से मतलब लैंग्वेज की बात हो रही है। जो भी इंसान इंडो यूरोपियन लैंग्वेज स्पीक करता था उसको आर्यन बोला जाता था, न कि कोई रेस था, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, रेशियल कॉनोटेशन जो है अंग्रेजों ने दे दिया। वैदिक पीरियड में कुछ वहाँ पे कुछ रीजन की, कुछ टेरिटरी की बात की गई है। एक तो सप्त सैंधव है, बहुत फेमस है। अर्ली वैदिक पीरियड में लोग यहीं रहते थे। इंडस, रवि, व्यास, झेलम, चेनाब, सतलज, सरस्वती वाला एरिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया। एक ब्रह्मवर्त है। ब्रह्मवर्त क्या है? न्यू दिल्ली के आसपास का एरिया जो है उसको ब्रह्मवर्त बोलते थे। आर्यवर्त क्या होगा? पूरे आपके हिमालय के ऊपर ले लो और नीचे विंध्याचल माउंटेन जो है आपके मध्य प्रदेश की, उसके बीच की जो ज़मीन है उसको आर्यवर्त बोलेंगे। ब्रह्मवर्त सुना दिल्ली के अराउंड। तो ब्रह्मर्षि प्रदेश क्या था? गंगा यमुना के बीच का जो लैंड है, जो दोआब है, दो नदियों के बीच का जो जगह है उसको हम लोग ब्रह्मर्षि बोलेंगे। दोआब मतलब आब मतलब पानी होता है, दो मतलब दो होता है, तो दो पानियों के बीच में, गंगा यमुना के बीच में जो प्रदेश है उसको ये लोग ब्रह्मर्षि प्रदेश बोलते थे। दक्षिण पथ क्या है? जब देखिए आर्यवर्त हो गया हिमाचल से लेकर विंध्याचल माउंटेन तक, विंध्याचल माउंटेन के पीछे की जो ज़मीन है उसको लोग दक्षिण पथ बोल रहे हैं। उत्तर पथ क्या है? हिमालयन रीजन ऑफ द नॉर्थ विंध्याचल। ठीक है। देखिए आपके जो ऋग्वेद में कई हिम हैं वो डायलॉग के फॉर्म में भी है, पोएटिक फॉर्म में भी, डायलॉग के फॉर्म में भी हैं। फॉर एग्जांपल एक डायलॉग है जिसमें कि आपके जो ऋषि विश्वामित्र हैं वो दो रिवर के बीच में डायलॉग करते हैं, ब्यास और सतलज से बात करते हैं। तो ऐसे डायलॉग्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि रिवर्स को जो कि भगवान मानते थे, गॉडेस मानते थे, तो ब्यास और सतलज को भी गॉडेस मान रहे हैं और उनसे बातचीत करें, तो ऐसा डायलॉग आपको ऋग्वेद में मिलेगा। और कई ऐसे प्रेयर हैं ऋग्वेद में जिसमें कि कैटल के लिए प्रेयर की जा रही है, तो कैटल इतना इंपॉर्टेंट है उसके लिए प्रेयर की जा रही है। चिल्ड्रन खास करके बेटों के लिए प्रेयर की जाती है। क्यों की जा रही है? देखिए कैटल के लिए लड़ाई होती थी, जो वार होता था तो उसमें लड़के ही जाते थे। तो जितने ज़्यादा लड़के होंगे एक तरह से उतने ज़्यादा कैटल होंगे आपके पास। इनफैक्ट कैटल के लिए लड़ाई होती थी उसको गविष्टि बोलते थे। वार को गविष्टि क्यों बोलने? क्योंकि जो गायों के लिए ही लड़ाई हो रही है इसलिए। और हॉर्सेज के लिए भी प्रेयर करते थे, क्योंकि हॉर्सेज जो इनके कार्ट बनते थे और साथ ही साथ इनके जो चैरियोट वगैरह बनते थे। हॉर्सेज जो थे, हॉर्सेज वर यॉक टू चैरियोट्स। चैरियोट्स में जनरली यूज़ करते थे और बैटल में हॉर्सेज को यूज़ करते थे। और हॉर्सेज का यूज़ करते थे बैटल में, चैरियोट का यूज़ करते थे बैटल में। लेकिन किस लिए करते थे? कैप्चर तो करना था कैटल, तो बैटल इज फॉर कैटल, गविष्टि, दैट्स वाई। बैटल्स आर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड के लिए भी बैटल करते थे। लैंड प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन लैंड का कंट्रोल लेने के लिए, उस पर एग्रीकल्चर करने के लिए, पास्चर बनाने के लिए तो जरूरी था ना। जो मेन यूज़ था पास्चर ही बनाना था, चारागाह बनाना था, ताकि कैटल की ब्रीडिंग रेयरिंग सब कुछ ठीक से हो सके। ऑल्सो फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स, चूँकि पास्चर लेंगे, लैंड लेंगे तो वहाँ पे क्रॉप भी उगाएंगे। और जैसे बार्ली वगैरह हार्डी क्रॉप होता है वहाँ पे उगाएंगे, फट से आ जाता है बार्ली। बार्ली मतलब हिंदी में जौ होता है। कुछ बैटल जो है पानी के लिए भी होते थे और कुछ बैटल जो है दास या स्लेव कैप्चर के लिए। देखिए स्लेव का कॉन्सेप्ट था, स्लेव कैप्चर के लिए भी होते थे। देखिए बंधुआ मजदूरी जैसा तो कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन स्लेव का कॉन्सेप्ट था। वेज लेबर की बात नहीं कि किसी को पैसे दिए तो उसने काम किया, ऐसा कुछ नहीं था। कैप्चर करिए स्लेव और काम कराइए। बंधुआ मजदूरी तो नहीं बोलेंगे, हाँ बंधुआ मजदूरी हुआ कह सकते हैं, लेकिन वेज लेबर नहीं था, ये याद रखिएगा। स्लेव का कल्चर था। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स। ठीक है, जो राजा होगा, राजन होगा, थोड़ा सा वेल्थ तो रखेगा, बाकी जो है वो ब्राह्मणों को दे देगा, पब्लिक को दे देगा। तो एक तरह से वार जो होता था वो वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता था, है ना। थोड़ा थोड़ा रॉबिन हुड टाइप का कॉन्सेप्ट था कि वार में जीतो और जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके, कुछ जो वेल्थ था वो आपके यज्ञ के परफॉर्मेंस के लिए होता था। सैक्रिफाइस जो होता है यज्ञ में जो बलि दी जाती है उसके लिए, फायर में जो बलि देंगे, बलि देखिए वो नॉन वेज कुछ भी हो सकती है। आप एक फल को भी डोनेट करो अगर आग में, तो वो भी बलि मानी जाएगी, याद रखिएगा। दिस वर मीन्ट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस। ऑफरिंग क्या देते थे ये अपने यज्ञ में? आज जो देते हैं वही पहले देते थे, क्योंकि यज्ञ का कॉन्सेप्ट जो है हमारे कल्चर में वो वैदिक एरा से आया है, तो पहले जैसा था वैसा ही है। घी देना हुआ, ग्रेन देना हुआ, और कुछ केसेस में एनिमल हुआ, ये आज भी होता है। और जो वार में जो लोग पार्टिसिपेट करते थे उसमें मोस्टली जो है मेन जाते थे। देखिए कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, लेकिन जो समिति वगैरह की असेंबली थी, गांव के लोग जो ग्रामीणी लोग के अंदर ग्रामीणी हेड था, पूरे गांव को जो तो इकट्ठा करता था मर्दों को और लड़ाई करने जाता था। और लोग जो एक साथ कहें कि असेंबली बना के वॉर और पीस के जो है मेंटेनेंस करते थे, कोई रेगुलर आर्मी मेंटेन नहीं होती थी। ओके, दे ऑल्सो चोज लीडर्स। जैसे ग्राम का लीडर कौन है? ग्रामीणी हुआ। और लीडर जो है जनरली ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर होता था, उन्हीं को चुना जाता था। देयर वर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क।
द प्रीस्ट समटाइम्स कॉल्ड द ब्राह्मण्स, प्रीस्ट को ब्राह्मण, पुरोहित, ब्राह्मण ये चीज़ें बोल सकते हैं, वो रिचुअल्स करवाते थे। और दूसरा जो ग्रुप था मेन वो कौन था, राजा था या राजन था, जो कि पूरे ट्राइब का राजा होता था, किंग होता था। तो ऑब्वियसली आर्य जो है अपने आप को आर्यन बोलते थे, क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि हमने जो है वेदों के हिम कंपोज किए हैं, वैदिक लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम आर्यन हैं, और तुम यहाँ के जो लोग हो, इंडिया के इंडिजिनस लोग हो, आप क्या हो, अपोनेंट हो हमारे, और क्या आप दास और दस्यु हो, कीकट लोग हो। ऑल्सो देखिए कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि सेक्रीफाइसेस वगैरह नहीं करते थे, है ना, एंड प्रोबेबली डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करते थे। ये आपके इंडिया के जो ओरिजिनली लोग थे उनकी बात हो रही दास दस्यु की, वो कोई यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, सेक्रीफाइस नहीं करते थे, इनकी लैंग्वेज भी तो डिफरेंट थी। लेकिन आप जब वेदों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 300 वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो यहाँ के ट्राइब मुंडा जो वर्ड बोलते हैं, और जो आपकी द्रविडियन लैंग्वेज है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उसके भी 300 वर्ड आपको वेदों में मिलेंगे। बाद में जो है पहले तो दास दस्यु की बात हुई, बाद में टर्म एक आता है दासा, एंड द फेमिनिस्ट दासी केम टू मीन स्लेव। पहले तो ये अपने अपोनेंट को, जो कि इंडिया में ओरिजिनल लोग थे, इनहेबिटेंट, तो उनको दास दस्यु बोलने लगे। लेकिन बाद में दास दस्यु को वार में हरा के उनको कई बार कैप्चर कर लिया तो स्लेव बना लिया। तो वही दास दस्यु से जो वर्ड बना दास बन गया, और फीमेल जो बनी वो दासी बन गई, और वो एक तरह से स्लेव माने जाने लगे। स्लेव देखिए वीमेन भी हो सकते थे, मेन भी हो सकते थे, जो कि वार में कैप्चर किए जाते थे, और उनको एक तरह की प्रॉपर्टी की तरह उनका जो ओनर यूज़ करता था, उनसे काम करवाता था, वेज लेबर नहीं होता था, स्लेवरी करवाता था, और जो भी मन करे वो काम करवा लेता था। ऑल्सो ऋग्वेद जो कि आपके सप्त सैंधव वाले एरिया में हुआ था, उसकी रचना हुई थी, कंपोजिशन हुई थी, तो इंडिया के कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट जो सब कॉन्टिनेंट का है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया, वहाँ पे लिखा गया था, लिखा नहीं मतलब वहाँ पे कंपोजिशन की गई थी, मैं बार बार लिखा बोल देता हूँ, सॉरी, लिखा तो बाद में गया है। तो वहीं डेवलपमेंट हुई थी इस कल्चर की और ऋग्वेद की। मैंने आपको पहले बताया था कि अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना है। तो चार्म्स एंड स्पेल्स का अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन अगर आपको मिलेगा मैजिक वगैरह का, तो अथर्ववेद में मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ अथर्ववेद में और भी कुछ चीज़ें मिलेंगी। अथर्ववेद की अगर बात करें तो वहाँ से देखिए मेडिसिन निकला, मैंने आपको पहले एक बार मिस्टेक करेक्ट की थी, आयुर्वेद जो निकला है वो अथर्ववेद से निकला है। ऋग्वेद में गॉड की ग्रेस की बात है, उसमें बहुत ज़्यादा हिम्स है जो गॉड को डेडिकेटेड है। यजुर्वेद में जो सैक्रिफाइस किया जाता है उसके प्रोसेसेस दिए हुए हैं, जिसमें देखिए यजुर्वेद में आपको ऋग्वेद में जो श्लोक लिखे हुए हैं, अब उस श्लोक का यूज़ करके सैक्रिफाइस वगैरह कैसे करना उसका प्रोसेस पूरा यजुर्वेद में है, और म्यूजिक जो है आपके सामवेद में है। तो आपको पहले बताते हैं कि वेद जो है आपके श्रुति कहे जाते हैं। तो वेदास जो है आपके श्रुति हो गए, तो आपका ऋग्वेद जो है वन ऑफ द श्रुतिज है। इट इज़ वन ऑफ द 4 कैनोनिकल सैक्रेड टेक्स्ट और श्रुतिज ऑफ हिंदुइज्म। वेदास श्रुति जो है आपके वेद हैं। ऋग्वेद में आपके हिम्स हैं, मंत्र हैं, और टोटल कितने हिम हैं, मतलब कितने पोएम हैं, 1028, 1028। यजुर्वेद में डिस्क्रिप्शन है स्रोत और रिचुअल्स की, आपको पहले भी बताया यजुर्वेद में सैक्रिफाइसल प्रोसेस है, मतलब कि डिस्क्रिप्शन है आपके स्रोत और रिचुअल्स की। सामवेद में देखिए कई हिम हैं, और जो कि ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, तो इनफैक्ट ऋग्वेद से उठा के ही सामवेद में डाला गया है, लेकिन म्यूजिकल हैं, वो लिरिकल हैं। ओके, अथर्ववेद कंटेन्स अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअलिटी, तभी तो अथर्ववेद से आपका आयुर्वेद वगैरह भी निकला है। ब्राह्मणा की बात की थी कि कौन कौन से किसकी ब्राह्मण है, तो वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। फिर से रिवाइज करना है तो ऋग्वेद से ऐत्रेय ब्राह्मण रिलेटेड है, सामवेद से पंचविश ब्राह्मण रिलेटेड है, अथर्ववेद से गोपत, और यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण रिलेटेड है। इसमें जो गोपत ब्राह्मण है अथर्ववेद से रिलेटेड, उसकी खासियत ये है, ये एक ओनली ब्राह्मण है जिसमें प्रोज जेनर का टेक्स्ट है, प्रोज जेनर का टेक्स्ट है, ठीक है, पोएटिक नहीं, प्रोज जेनर का टेक्स्ट है, उसमें वैदिक रिचुअल की बात है ना, जो कि गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से है, तो वैदिक रिचुअल की बात है जो कि एसोसिएटेड है अथर्ववेद से। अथर्ववेद की किताब है ना ये गोपत ब्राह्मण, तो वहाँ पे वैदिक रिचुअल की बात की गई है, और ये प्रोज टेक्स्ट है, याद रखिएगा इसकी स्पेशलिटी है। टेक्स्ट जो है आपके एसोसिएटेड विद बोथ पैपलदा, ये देख रहे हैं पैपलदा, ये अलग अलग ऋषि मुनि के नाम पे आपका अथर्ववेद का रचना किया गया उसके नाम पे है। तो शौनक वाला पार्ट भी और पैपलदा वाला पार्ट भी, दोनों के लिए ये टेक्स्ट एसोसिएटेड आपका गोपत ब्राह्मण, और ये अथर्ववेद के ही मतलब अंदर ये विभाजन है, शौनक वाला और पैपलदा वाला। ऋग्वेद में मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे ओल्डेस्ट जो है वेद ऋग्वेद ही हैं, और इसमें 10 अध्याय या 10 मंडल हैं। 9th मंडल जो है ऋग्वेद का, उसमें 114 जो मंत्र हैं सारे के सारे डेडिकेटेड हैं सोम को। ओवरऑल 9th मंडल में 114 मंत्र हैं कि उसके अंदर वो डेडिकेटेड है पूरे सोम देवता या सोम रस को, याद रखिएगा। 10 मंडल है टोटल, और शूद्र का पहला जो वर्णन आता है वो 10th मंडल में आता है, पुरुष सूक्त में। अच्छा, वैदिक पीरियड के कुछ वर्ड देख लीजिए। किंग जो है उसको गोप्ता बोलेंगे, क्यों? क्योंकि गायों की पूरी रक्षा कर रहा है। जो गेस्ट आएगा, अतिथि आएगा, उसको गोहंता या गोहन भी बोलेंगे। जो वार लड़ा जाएगा उसको मैंने पहले भी बताया था गविष्ठ बोलेंगे, क्योंकि गायों के लिए लड़ाई हो रही है। गेसु भी बोलते हैं और गम्या भी बोलते हैं। ओके, काऊ को अघन्य बोलते हैं क्योंकि उसको मारना नहीं है।
ट्रेजरर को संग्रहिती बोलेंगे, पहले भी बताया है। प्लो जो होता है जो हल जोतने का होता है, उसको वैदिक लिटरेचर में लंगल बोला गया है, याद रखिएगा लंगल बोला गया है। सीता क्या होता है? ड्रेन्स मेड फॉर कल्टिवेटिंग द लैंड, ये मैं बता रहा हूँ क्या होता है सीता। आपने प्लो मतलब लंगल लगा के प्लोइंग कर दी है ना, तो फ्यूरो बन जाएंगे, ऐसे ऐसे मार्किंग बन जाएंगे। अब उसमें जो है आप प्लांट लगाओगे और वहाँ पे जो है पानी, जैसे प्लांट लगा दिया है ना फ्यूरो में बीच में, और वहाँ पे पानी बहेगा यहाँ पे, तो ये जो लैंड ऐसी बनेगी, इस लैंड को बोलते हैं सीता, ड्रेन्स मेड आफ्टर कल्टिवेटिंग द फील्ड। कारपेंटर को तक्षण बोलते थे, पहले बताया है। और जो हेयर ड्रेसर है, नया टर्म सीखिए, जो वहाँ पे नाई होता था वैदिक पीरियड में, उसको वाप्ती बोलते थे। वैदिक लिटरेचर में नाई को वाप्ती बोला गया है। अच्छा, जो डेजर्ट का लैंड है उसको क्या बोलेंगे? धनवा बोलेंगे। तो धनवा में उल्टा मान लीजिए कि डेजर्ट से तो क्या ही धन निकलेगा, डेजर्ट है, लेकिन उसको धनवा बोलेंगे। और जो फर्टाइल लैंड है उसको उर्वरा बोलेंगे। ये तो आज भी है, उर्वरक है ना, फर्टिलाइजर। ग्रेन को धान्य, तो आप धान से याद रख लीजिए, ग्रेन को धान्य। देखिए धनवा से कंफ्यूज मत होइए, धनवा मतलब डिजर्ट है। ग्रासलैंड जो है जहाँ पे चारागाह बनाया जाएगा उसको खिल्ले बोलेंगे, वहाँ पे जानवर वगैरह खेलेंगे और खाएंगे, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं खिल्ले। अकाउंटेंट जो है उसको क्या बोलेंगे? अक्षवापा। ये थोड़ा मुश्किल है याद करना। जो अकाउंटेंट है, हिसाब किताब रखेगा, उसको क्या बोलेंगे? अक्षवापा। और जो ऑफिशियल इंचार्ज होगा पास्चर लैंड का, ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रास लैंड, खिल्लियाँ, उसका जो पास्चर लैंड का जो ऑफिशियल हेड होगा, इंचार्ज होगा देखने के लिए, उसको व्रजपति बोलते थे। और फैमिली का जो हेड होगा उसको कुलपति बोलेंगे। और जो इन्फॉर्मर या मैसेंजर होगा, पहले ही बताया, उसको क्या नाम दिया गया है? दूत भी बोलेंगे और स्पासस भी बोलेंगे। स्पासस जो है स्पाइस है, याद रखिए मैसेंजर को, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो पोस्ट लेटर वैदिक पीरियड वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, उसमें क्या क्या था ये चीज़ें पढ़ लेंगे, और इसके साथ जो है हमारा ये चैप्टर वैदिक पीरियड वाला कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप प्लीज़ जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आने वाला है।